दोस्तों आमतौर पर एक कहावत कही जाती है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और आज के इरा को देखते हुए ये कहावत बिल्कुल सही साबित हो रही है। ईमानदारी का पैसा काफी कम होता है और शायद यही वजह है कि आजकल ज्यादा पैसा कमाने की लालसा में लोग 2 नंबर के धंधे पर उतर आए हैं। काले धंधे का व्यापार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन अखबार के पन्ने काला बाजारी से ही रंगे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जालसाजों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने काले धंधे से खूब पैसा कमाया और अपनी खुद की सत्ता बनाई, फिर चाहे वो जाली नोट छापकर बनाई गई हो या फिर नकली पेंटिंग्स को असली बताकर। दोस्तों आप खुद ही सोचिए वो जिंदगी कैसी रही होगी जब आप खुद से नोट छाप सकते हो। बेशक ये जिंदगी किसी स्वर्ग से कम नहीं होगी, लेकिन तब तक जब तक आप पकड़े न जाएं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में। नंबर 1, वेस्ले वेबर। दोस्तों वेस्ले ने जब जुर्म की दुनिया में कदम रखा तो वो केवल 13 साल के थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेस्ले ने 13 साल की छोटी उम्र में ही एक खुद से $100 का एक जाली नोट बना लिया था। अब अगर कोई इंसान जाली नोट बनाने में कामयाबी हासिल कर चुका हो तो फिर वो कहाँ रुकता है। वेस्ले अब जाली नोट की दुनिया में कदम रख चुका था। धीरे धीरे इसने कई सारे जाली नोट बनाना शुरू किए और तो और इसके साथ ही वेस्ले ने जाली बीमा सर्टिफिकेट भी बनाने शुरू किए। वेस्ले $100 के नकली नोटों को इसकी कम कीमत पर बेचने लगा, यानी कि $100 का एक जाली नोट वेस्ले $70 या $80 में बेच देता था। वेस्ले धोखाधड़ी की दुनिया का बादशाह बन गया था। शायद ही आप यकीन करें, लेकिन वेस्ले ने नोटों पर इस्तेमाल होने वाले यूनिक कोड वाले तार को भी बना लिया था। वेस्ले कनाडा में रहते हुए किसी भी नोट की हूबहू कॉपी बना सकता था। वेस्ले अपने मकसद में सफल भी रहा और एक लंबे समय तक उसने ये काम किया। वेस्ले के बनाए गए जाली नोट को देखकर बैंक भी धोखा खा जाते थे। बैंकों ने भी इन नोटों को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कनाडा के ही एक बैंक ने वेस्ले के जाली नोटों को पकड़ लिया, जिसकी वजह से बैंक ने वेस्ले पर कानूनी कार्रवाई करवाई। इसके बाद वेस्ले को गिरफ्तार किया गया और फिर पूरे देश में नोटबंदी की गई। आगे जब परिणाम सामने आए तो पता चला कि वेस्ले ने $7.7 मिलियन के नकली नोट छापे थे। इस घोटाले के बारे में जानकर यहाँ की स्थानीय जनता के मन में ऐसा डर बैठा कि आज भी वो लोग $100 का नोट लेने से पहले 100 बार चेक करते हैं। दोस्तों सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि वेस्ले ने ये सारे जाली नोट HP डेस्क प्रिंटर की मदद से अकेले ही केवल एक बंद कमरे में बैठकर छापे थे। नंबर 2, अल्बर्ट एल्टन। दोस्तों अब बात करते हैं अल्बर्ट एल्टन की। वो भी हमेशा खुफिया एजेंसीज की वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर रहे हैं। असल में अल्बर्ट भी वेस्ले की ही तरह अपने घर में नकली नोट छापा करते थे, लेकिन ये वेस्ले की तरह दूसरों को कम रेट पर नकली नोट न बेचकर खुद के बनाए नोटों को खुले में इस्तेमाल करने का दम रखते थे। इसने जाली नोट बनाकर $1.5 लाख की मर्सिडीज, एक आलीशान फ्लैट और भी तमाम लग्जरी चीजें खरीदी। अल्बर्ट को लगने लगा था कि इस तरह वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा, और एक समय ऐसा आया जब अल्बर्ट की जाली नोटों की दुनिया इतनी आगे बढ़ गई कि उसे इसे हैंडल करने के लिए कुछ और आदमियों की जरूरत महसूस हुई। अल्बर्ट चाहता था कि वो अपने अंपायर को और बड़ा करे। इसके लिए उसने कुछ आदमियों से डील की, लेकिन शायद ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने जाली नोटों के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उसने जिन लोगों से डील की थी, उन्हीं में से एक शख्स ने इन जाली नोटों को H&M नाम के एक स्टोर पर जाकर खर्च किया। यहाँ से इन जाली नोटों की पूरी चेन का पता चल गया और पुलिस ने जाकर सीधा अल्बर्ट को पकड़ लिया और अल्बर्ट के साथ ही इस धंधे में शामिल 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो जाली नोटों को फैलाने में उसकी मदद कर रहे थे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जब तक अल्बर्ट पकड़ा गया तब तक खरबों रुपए का जाली नोटों का व्यापार पूरे देश में फैल चुका था। इस समय तक अल्बर्ट ने करीब $10 मिलियन तक के जाली नोट छाप डाले थे। अब क्योंकि नोटबंदी नहीं की गई थी, इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि ये नोट आज भी दुनिया में ही कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। इस काले धंधे के चलते अल्बर्ट को 9 साल की सजा सुनाई गई। नंबर 3, थॉमस केटिंग। दोस्तों लंदन के रहने वाले थॉमस केटिंग के जालसाजी धंधे को देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि थॉमस नकली पैसा नहीं छापते थे, लेकिन ये मशहूर कलाकारों की नकली पेंटिंग लोगों को बेचकर पैसे कमाते थे। अपने जीवन काल में थॉमस ने दुनिया के 100 से भी ज्यादा मशहूर पेंटर्स की 2000 से भी ज्यादा नकली पेंटिंग्स को असली बताकर बेची। ये सब काला धंधा फ्रैंक रॉबर्ट्स नाम के आदमी की देखरेख में चालू हुआ, जो दुनिया के तमाम मशहूर कलाकारों की पेंटिंग्स की हूबहू कॉपी बना सकता था। वो न केवल उनकी कॉपी पेंटिंग बना रहा था, बल्कि पेंटिंग के नीचे उनका नाम देकर उन्हें मोटे दामों में बेच भी रहा था। थॉमस और रॉबर्ट्स दोनों साथ मिलकर इस व्यापार को एक अलग लेवल तक ले गए।
हालांकि थॉमस नकली पेंटिंग्स पर काम करते समय अपनी खुद की निशानी भी जरूर छोड़ते थे ताकि बाद में पता चल सके कि ये फेक पेंटिंग है। नजरिया चाहे जो भी हो, लेकिन ये था गैर कानूनी। थॉमस का ये व्यापार ज्यादा दिन नहीं फला फूला और साल 1989 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन थॉमस की बड़ी उम्र और उनकी बीमारी को देखते हुए उन्हें जल्दी ही रिहा कर दिया गया। लेकिन विशेषज्ञों ने जब उनके द्वारा बेची गई सभी नकली पेंटिंग्स के मुनाफे का अंदाजा लगाया तो ये कम से कम $10 मिलियन का था। नंबर 4, फ्रैंक विलियम एबेंगनेले जूनियर। दोस्तों, आमतौर पर जब भी हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी के दौरान या मूवी एंड हो जाने के बाद हीरो वाले किरदार में हम खुद भी घुस जाते हैं और फिर हम यही सोचते हैं कि हम भी किसी हीरो की तरह ही हैं जो कुछ भी कर सकता है। हालांकि दोस्तों, ऐसा हमारे साथ कुछ ही समय के लिए होता है। हम ये सब जल्दी ही भूलकर वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। लेकिन फ्रैंक ने इन सब बातों को शायद ज्यादा ही सीरियस ले लिया था और इसी के चलते उसने पर्दे की जिंदगी को असल जीवन में उतारना चाहा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के मोस्ट वांटेड फ्रैंक की जिंदगी पर कैच मी इफ यू कैन मूवी का काफी असर पड़ा। इस मूवी ने फ्रैंक को पूरा झकझोर कर रख दिया। इस मूवी से फ्रैंक ने कुछ ऐसा सीखा जिससे उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन इसकी दिशा गलत थी। इस मूवी को देखने के बाद फ्रैंक ने एक से बढ़कर एक धंधे बदले। फ्रैंक के काले कामों की बात करें तो इसने अपने ही बैंक की चेकबुक बदल डाली और बैंक से करोड़ों का घोटाला किया। इतना सब होते हुए भी वो बैंक की नजरों से बचा रहा। साल 1948 में न्यूयॉर्क में जन्मा फ्रैंक 19 साल की उम्र में ही अपने घर से फरार हो गया और भागने के बाद फ्रैंक ने पूरी दुनिया को ये बताया कि वो पैनल एयरलाइंस का पायलट है। जहां काम करते हुए उसने एयरलाइंस के ओनर के साथ डील करके वहां से करोड़ों का घोटाला किया। फिर इसके कुछ समय बाद ही अलग पहचान और डिग्रियां बनाकर वो डॉक्टर बना और फिर वकील बनकर सामने आया। इस काले धंधे के चलते फ्रैंक ने अलग अलग फील्ड्स में अपना हाथ साफ किया और खुद का एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 19 साल का बच्चा क्या कुछ करने लगा था। इस उम्र में तो बच्चे अपना स्कूल तक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। फ्रैंक इन सब कामों में काफी आगे बढ़ चुका था। बैंक के झूठे चेक बनाना, बैंक में फर्जी खाता खुलवाना और तो और बैंक की महिला अधिकारियों को अपनी बातों में उलझाकर उनसे पैसे तक समेटना चालू कर दिया था। आंकड़ों की माने तो इसने केवल बैंक चेक की मदद से ही $2.5 मिलियन निकलवाए थे। लेकिन दोस्तों, धोखाधड़ी और कालाबाजारी का धंधा कहां ज्यादा टिक पाता है। जल्दी ही फ्रैंक के काले धंधों का भी अंत आया। सबसे पहले तो फ्रैंक के इन काले कारनामों की खबर फ्रांस पुलिस को पता चली और फ्रांस पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। आगे चलकर फ्रैंक को 10 साल की सजा सुनाई गई और साथ ही इसके काले धंधों से बनाए गए पूरे पैसों तक भी पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने पूरा पैसा कलेक्ट करके इसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट करवा के बैंक्स को वापस किया। तो दोस्तों, ये थे काले धंधे से जुड़े मास्टर लोग। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा और आपकी इनको लेकर क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है? क्या आपको भी यही लगता है ईमानदारी केवल कागजों में रह गई है? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।